वेलकम टू माय चैनल चाहत में। दोस्तों क्लास 10th की स्टूडेंटों बड़े ध्यान से सुन लेना। सुबह 4 बजे आपका ये पेपर दोस्तों लीक हुआ और बहुत बड़ी मात्रा में ये पेपर दोस्तों लीक हो चुका है, ठीक है। और इसका कोड 8 से 1 DD रहने वाला। यही कोड का पेपर आपको आज आप जब पेपर देने जाओगे हिंदी का सुबह, तो आपको यही पेपर मिलने वाला। तो पूरा पेपर को सॉल्व कराने वाले पूरा पेपर देख लीजिएगा एक बार इसको अच्छे से, क्योंकि अंतिम मौका है, अंतिम मौका है ना। पछताओगे अगर नहीं देखोगे तो। अंतिम मौका है इसलिए देख लेना, इसलिए क्या करना, देख लेना। ये कौन सा मौका है, अंतिम मौका, फिर नहीं मिलेगा। यही कोड का पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो सुबह ही ये पेपर आपका वायरल हुआ है, इस पेपर को पूरा देख लो। पूरा पेपर आपको सॉल्व कराने वाली यही छपेगा, बस जाके आंसर को छाप देना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जाकर आंसर को छाप देना। और ये मेरी 200% गारंटी, बहुत ही ज्यादा लकी हो। इस पेपर सॉल्व कराएंगे, हर एक क्वेश्चन को नोट कर लो और रट लो हर एक क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले। बस आपको जाकर आंसर छाप देना है, ठीक है। आंसर आपको जाकर छाप देना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टोटली बहुविकल्पी रहेंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जल्दी जल्दी हम आपको ये पेपर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि आपके पास भी उतना टाइम नहीं है, ठीक है। आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि अब फर्स्ट में बहुविकल्पी क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, ठहुला कलव किस विद्या की रचना है। तो ठहुला का जो कलव है वो निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, नाटक है। तो ठहुला जो कलव है बेटा वो क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जय पराजय किसका नाटक है। तो जय पराजय जो है इलाचंद जोशी का है, जयशंकर प्रसाद जी का है, उपेंद्र नाथ का है, या राजेंद्र प्रसाद का है, ठीक है। राजेंद्र यादव जी का है, ठीक है। तो जय और पराजय जो नाटक है वो किसका है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा यहाँ उपेंद्र जी का, ठीक है। उपेंद्र नाथ जी का हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। तो रामचंद्र जो शुक्ल है वो भारतेंदु युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, प्रगतिवाद है, या शुल्क युग के हैं। तो रामचंद्र जो शुल्क है वो किस युग के हैं, भारतेंदु युग के। मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रट लो, 70 नंबर पक्का। अगर इस वीडियो को पूरा देख ले यही आएगा। बस आंसर को छाप देना कल, ठीक है। सुबह छाप देना आंसर को जाके। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रह जाएगा, आंचलिक उपन्यासकार है। तो आंचलिक उपन्यास कौन है, जतेंद्र कुमार है, अज्ञे है, बाणेश्वरनाथ रेणु है, रामधारी दिनकर है। तो कौन है आंचलिक उपन्यासकार, कौन है आपको बता देना। इसका आंसर है बाणेश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाणेश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका शुक्ल युग की समय अवधि है। तो शुक्ल युग की समय अवधि क्या होती है, सन 1918 से 1936 तक है, सन 1900 से लेकर 1918 तक है, और सन 1843 से लेकर 1900 तक है। इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की जो समय अवधि होती है 1918 से 1936 तक की होती है, ठीक है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की विशेषता रही है। तो आश्रयदाताओं की जो प्रशंसा, तो माय डियर स्टूडेंट छाप लो, इसको छापना है आपको और कल पेपर में जाके छाप देना। भक्ति काल की, आधुनिक काल की, रीति काल की, इसमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये जो है आपकी इनमें से आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है आश्रयदाताओं की। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी है वो किस युग के कवि हैं, छायावाद के हैं, प्रगतिवाद के, द्विवेदी युग के, इनमें से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वो किस युग के कवि है, छायावाद युग के कवि है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है। तो प्रकृति का जो मानवीकरण है किस युग की प्रमुख विशेषता रही है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, छायावाद है, कविता है। तो छायावाद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरजा किसकी रचना है। तो नीरजा जो है महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पतन की, जयशंकर प्रसाद जी के, निराला जी की। तो नीरजा जो है ये महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंद पतन की है, ठीक है। तो किसके ये, तो आपको बिल्कुल आंसर सही होता है। नीरजा जो है महादेवी जी वर्मा जी की रहने वाले, ठीक है। अगला है, गीत फरोश किसकी रचना है। तो भाई गीत फरोश जो है ये किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की है, ठीक है। अगला है, धर्मवीर भारती के, नागार्जुन की, आज्ञे के है। तो देखो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी की ही क्या रहने वाली है भाई साहब, रचना रहने वाली। अगला है, चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, बहुवीरी है, द्वंद्व है, अविभाव है, तत्पुरुष है। तो बहुवीरी समास रहने वाला है, ठीक है। कौन सा समास रहने वाला है, बहुवीरी समास यहाँ पर आपका इसमें रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, विकार शब्द के विकार जो शब्द है। अगला क्वेश्चन हमारे 12वें नंबर का, विकार शब्द में कितने भेद हैं। तो आपको बताना कि विकार जो शब्द है इसमें कितने भेद हैं। तो इसमें 4 हैं, 3 है, 6 हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 4 भेद होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, जो कमल है, कमल का पर्याच्य है, कमल जो रहेगा आपका
इसमें पर्याय से पूछा है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पराधीनता का विलोम है, तो पराधीन स्वाधीनता है, आजादी है, परतंत्र, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा स्वाधीनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौराही का तत्सम है, तो चौराही का जो तत्सम पूछा है ए ऑप्शन में चतुर्थ पद है, चतुर्थांश पद है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कपट का तद्भव से यहाँ पे पूछा तद्भव, तो कपड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे कहते हैं। देखो जो ईश्वर पर विश्वास रखता है 17वें नंबर का क्वेश्चन है, उसे आस्तिक कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, स्वास्तिक कहते हैं, में से कोई नहीं। तो जो ईश्वर पर विश्वास रखता है बेटा उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा उसके द्वारा लिखा जाए में वाच्य है, उसके द्वारा लिखा जाए, इसमें आपको वाच्य बताना है, कृतवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य, इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें से आपका वाच्य बताना है। इसमें वाच्य जो कौन सा होगा, तो भाई इसमें जो हो जाएगा कर्मवाच्य आपका हो जाएगा। छाप लो यार इस पेपर को, दिमाग में छाप लो, यही आपको कल देखने को मिलने वाला। इसमें आपसे तन्वीय विभक्ति और वचन पूछे, तो षष्ठ विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पंचमी विभक्ति बहुवचन है, और इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। बहुविकल्प भी कंप्लीट हो गए, 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, थोड़ा फास्ट कराया है क्योंकि यार आपके पास इतना टाइम है नहीं। अगला क्वेश्चन आपको आ जाएगा, यहाँ पर खंड बी स्टार्ट हो गया। ठीक है, खंड बी स्टार्ट यहाँ पर हो गया और अपने गद्यांश दिया जाएगा और इसके 3 क्वेश्चनों का आपका आंसर पूछेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको आपने बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल देनी है गद्यांश की। आप गद्यांश कर रहे हो मतलब जो बी खंड कर रहे हो तो पहले हेडिंग डाल देनी है, और फिर गद्यांश कर रहे हो ना तो इसमें आपको गद्यांश की भी ऐसे हेडिंग डाल देनी है। आप पहले सबसे पहले इसको एक बार पढ़ लेना है। रोहतास दुर्ग में बैठी हुई युवती ममता शोध के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवाती उसका यौन शोषण के समान उमड़ रहा है। मन में वेदना, मस्तक में, आंखों में आंधी, पानी में बरसात लिए, सुख के कटक सेन विकल्प में दुर्गपति और चूड़ामणि की एहसास और कुछ अभावों का स्वभाव, तब उसकी विडंबना। तो अब इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, गद्यांश में संदर्भ पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको इसको पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको हेडिंग डालनी है संदर्भ। संदर्भ पूछा जाएगा, तो देखो सबसे पहले संदर्भ में आपको ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो गद्यांश है ममता पाठ से लिया गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी की ममता पाठ से लिया गया। अब आपको बताना है कि ये इसके जो लेखक हैं, ठीक है, एक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग में डाल देना है कि ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी की ममता पाठ से लिया गया है, और जिसके जो लेखक है कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। आपको बिल्कुल इस तरीके से लिख देना है संदर्भ में, पक्के आपका ये टोटली 6 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का संदर्भ रहेगा, 2 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, संदर्भ में बस आपको पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। अब इसमें आपको देखो कई बार ममता का नाम जिक्र हुआ, तो ये ममता पाठ से ही लिया गया है, और जयशंकर प्रसाद जी इसके क्या हो जाएंगे, इसके क्या है, लेखक है इस पाठ के। ठीक है, अगला है कि गद्यांश पर रेखांकित अंकों की व्याख्या करनी है। अब इसमें देखो कि इसमें आपसे पूछा कि मन की वेदना, मस्तक, आंखों में लिए पानी की बरसात लिए, सुख के कटक सेन विकल रही है। तो इसमें क्या पूछा, इन पंक्तियों का आपसे क्या पूछा है, आंसर पूछा है कि भाई इनका जो आपको आंसर देना है। ठीक है, अब इसमें क्या आपको लिख देना है कि देखो इसमें आपको यहाँ से ही लिखना है कि ममता विधवा थी और उसका यौन शोषण जो है, यौन शोषण उमड़ रहा है, क्योंकि मन में बहुत सारी उसकी वेदना आ रही है, मस्तिष्क में आंधी मतलब उसके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू मतलब पानी की बरसात हो रही है, और वो सुख के सैन विकल रही है, मतलब सुख होते हुए भी वो दुख को महसूस कर रही है। वह रोहतास पति दुर्ग चूड़ामती का एक दुखात है, और मतलब सारी सुख सुविधा होने का भी वो क्या एक दुख का दर्द महसूस कर रही है। तो ये आपको लिख देना है। अगला इसमें हिंदू विधवा की स्थिति पूछी जाएगी, तो हिंदू विधवा की स्थिति आज भी हमारे देश में, समाज में हिंदू विधवा की स्थिति बहुत ही बुरी है, क्योंकि नरक के समान हो जाती है ना, वो अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाती। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है इसका आंसर, अगर आपको याद नहीं है तो ममता विधवा थी यहाँ से आता है इसका आंसर लिख देना, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अथवा में आपके लिए ये आएगा कि हम लोग कच्ची मूर्ति के समान थे, और जिसमें रूप में चाहे उस रूप में हम कहकर राक्षस बने, चाहे देवता, ऐसे लोगों के साथ करने के लिए हमारे लिए बुरा है, तो हमें से अधिक दृढ़ संकल्प और उनकी एक बात का बिना विरोध कर लेती है, और ऐसे लोगों का साथ ये पढ़ लेना है, और इसका आंसर इस तरीके से दे देना है। पाठ का नाम लिखना है, संदर्भ में लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, अगला हम पद्यांश हम देख लेते हैं। तो पद्यांश में अगर हम देखते हैं तो भाई ये हमारा क्या हो जाएगा, पद्यांश हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें आंसर देना है। तो पद्यांश में है कि उदो मन ने भयो 20, एक तो इसमें आपसे क्या पूछा, एक तो गयो संग, एक तो गयो संग को अवेद इंद्री शीत भय के सब बिन। ठीक है, तो भय के सब बिन जो तेहि बिनु शीस, आशा लगी रही तन स्वावना, जीवित कोटि बरीस, तो सखा श्याम सुंदर को सकल योग के ईश, सूर हमारे नंदपत बिन इन जगदीश। तो देखो ये जो गद्यांश, जो पद्यांश है, तो पहले आपको हेडिंग डाल देनी है कॉपी में, बड़े बड़े अक्षरों की पद्यांश करो, 6 नंबर का है भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, छाप लो, कल पेपर में यही जाके छापना, दिमाग में छाप लो।
लो इसको। इसमें पद्यांश में संदर्भ पूछा, अब संदर्भ आपको लिखना है। तो संदर्भ पहले तो आपको देखना है कि ये जो गद्यांश है आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, काव्य खंड से लिया गया है, किससे लिया गया, काव्य खंड से लिया गया है, ठीक है। अब कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये हमारा जो इसका शीर्षक हो जाएगा उद्धव पाठ से ये लिया गया है, उद्धव पाठ से। अब इसका जो कवि है वो क्या है, सूरदास जी है ना, सूरदास जी इसके क्या रहने वाले, लेखक कवि रहने वाले, ये आपको लिख देना। अब इसमें पूछा गया रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी गई है, तो रेखांकित अंशों की व्याख्या में आपको यही लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी बोल रहे हैं, उद्धव जी कह रहे हैं कि उद्धव जी से गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव जी, श्याम सुंदर की वियोगिनी है और उनकी मिलने की आशा में हम हजारों वर्षों तक प्राणों को जीवित रख सकते हैं, तो ये आपको लिख देना। इसमें छंद अलंकार पूछा जाए, अगर देखो किसी शब्द में छंद अलंकार नहीं समझ तो अनुप्रास लिख दोगे ना तब भी, क्योंकि अनुप्रास अलंकार सब में ही रहता है। अब इसमें से आपको क्या पूछा जाएगा भाई, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, संस्कृत गद्यांश पूछा जाएगा, हिंदी अनुवाद यहाँ पर आपको करवाएगा, इसका हिंदी अनुवाद करना है और संदर्भ भी लिखना है कि ये आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक का संस्कृत वाला जो भाग है उससे लिया गया है। आपसे आज पर क्या पूछेगा भाई, यहाँ पे आपका हिंदी अनुवाद भी करवाएगा और इसका क्या पूछ लेगा, आपसे क्या पूछ लेगा, संदर्भ भी आपको यहाँ पर लिख देना। तो भाई इसको नोट कर लो क्योंकि फटाफट इस तरीके को, और इसका अथवा में ये आने वाला है, तो इन दोनों में से आप दोनों को तैयार कर लो क्योंकि आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, पूरे को तैयार कर लो। अगला यहाँ पर पूछा जाएगा सर्वमेंदु शुक्र ने सर्व में। अब इस श्लोक दिया है, क्या दिया भाई आपको यहाँ पर, क्या दिया है, श्लोक दिया है, क्या दिया, श्लोक दिया। अब इसका क्या करवाएगा आपको, यहाँ पर जो श्लोक दिया है इसका आपको हिंदी अनुवाद करवा रहा है, ठीक है, और क्या करवा रहा है, हिंदी अनुवाद करवाने के बाद में यहाँ पर इसका अर्थ भी आपसे लिखवा रहा है, ठीक है। तो भाई इसका आंसर आपको लिख देना है, और इसका देखो हिंदी अनुवाद अगर हम करेंगे तो आपको इस तरीके से लिख देना है कि ये जो हमारा संदर्भ आप लिखोगे, इसका संदर्भ आपको हेडिंग डाल देनी है और यहाँ पर आपको लिख देना है कि ये हमारी श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है, मतलब कौन सा, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। अब ये जो लिया गया था ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके माध्यम से कवि मतलब संसार के कल्याण की कामना करते, जो कवि हैं वो संसार की कल्याण की क्या करते, कामना करते, कल्याण की क्या करते, कामना करते, ठीक है। तो ये अब इसका जब हिंदी अनुवाद लिखोगे तो हिंदी अनुवाद में लिख देगा कि संसार के सुखों को सभी निरोगी हो, मतलब संसार में सभी सुखी हो और क्या हो, सभी क्या हो, निरोगी हो, मतलब किसी को कोई रोग ना हो, सभी का कल्याण हो, कोई दुख का भागी ना हो। इसका आंसर आपको, मतलब इसका हिंदी का अर्थ यही होता है, तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। अगर इसमें अथवा में ये आ जाएगा, दोनों में से किसी एक का ही लिखना है, अगर ये नहीं आ रहा तो भाई इसको लिख दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या लिखना है, मतलब इसमें लेखक का जीवन परिचय लिखना है, इसमें लेखक का जीवन परिचय और उसकी क्या लिखना है आपको, यहाँ पर क्या लिख देना है भाई। अब इसमें से मतलब रचना लिखनी है। अब लेखक परिचय लिखना है, तो लेखक परिचय में क्या होगा, लेखक परिचय में आप ध्यान से देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल का, राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का। मान लो तीनों में से एक का लिखना है। जैसे आप जयशंकर प्रसाद जी का लिख रहे हो तो जयशंकर प्रसाद जी का लिखोगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 4-5 पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लिखने ही है क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को देकर आपके इसमें नंबर देगा, क्योंकि ये भी 5 नंबर का आता है। तो सबसे पहले तो आपको लेखक जीवन परिचय हेडिंग डाल देनी है। क्या करनी है, जीवन परिचय जो है ये हेडिंग डाल देनी है जब आंसर में कॉपी में। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर एक कोष्टक में यहाँ पर अलग से एक कोष्टक बना लेना है। उससे सबसे पहले ये चीज़ें लिखनी है, यहाँ पर उसका जन्म लिखना है कि जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1890 में इनका जन्म हुआ था। 1890 में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान वाराणसी, जन्म स्थान पूछेगा तो वाराणसी इनका जन्म स्थान लिख देना, ठीक है। इसके बाद में इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु इनकी हुई थी 1937 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो मृत्यु लिख देनी है और आगे और भी लिखना है, ठीक है। और क्या लिखना है, मृत्यु लिख दिया, जन्म लिख दिया। अब इनके माता का नाम क्या था, मुत्री देवी था, मुत्री देवी था। पिता का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, तो पिताजी का नाम था देवी प्रसाद साहू, तो ये लिखना है देवी प्रसाद साहू। अब इनकी जो भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा इनकी थी। और शैली कौन सी थी, अलंकार और चित्रोपत इनकी क्या थी, शैली थी, तो ये आपको लिख देना है। अब आपको लिख देना कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो काशी प्रसिद्ध सुहानी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था और जन्म ये हुआ था। मतलब जो आप कॉलम में लिखोगे उसी को देखकर एग्जामिनर आपका नंबर दे देगा, ठीक है। उसी के हिसाब से अपनी लैंग्वेज बना लीजिएगा, ठीक है। इनमें से किसी का भी कर लीजिएगा। अब आपसे यहाँ तो पूछा गया है इस क्वेश्चन में 4 नंबर में कि यहाँ लेखक का परिचय देना है। अब यहाँ पर 4 नंबर के कह दिया गया, इसमें कवि का परिचय आपको देना है, ठीक है। कवि का परिचय यहाँ पर आपको देना। अब कवि परिचय में जैसे कि मान लो गोस्वामी तुलसीदास जी का है, पूछा जाए आपसे गोस्वामी तुलसीदास जी का पूछा जाएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी का आपको देना है। यहाँ पर पूछा गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी है, सूरदास है और सुमित्रानंदन पतन है। तो सुमित्रानंदन पतन का अगर आप दोगे तो उसमें लिए देखो, अब गोस्वामी तुलसीदास जी करोगे तो सबसे पहले आपको बताना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था ना, जन्म बताना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर बता देना है कि इनका जन्म, इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है, उनके माता जी का नाम क्या था। तो यही आपको सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि हेडिंग डाल देना, गोस्वामी तुलसीदास जी का दे रहो। सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ,
कहाँ हुआ था इनका जन्म, पिता का नाम इनका क्या था, माता का नाम इनका क्या था, और उसके बाद में इनकी संरचना कौन सी है। रचना इनकी थी मानचरित्र मानस थी, तो एक आप लिख दीजिएगा, कुछ भी याद नहीं आ रहा तो मानचरित्र जो रामचरित्र जो मानस है, कौन सा, रामचरित्र मानस जो है इनकी, जो तुलसीदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका हुआ था, ठीक है। और रत्नावली इनकी पत्नी का नाम भी लिखना है, पत्नी का नाम इनका रत्नावली था, तो वो भी आपको लिख देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको किस में लिखनी है, कभी परिचय में लिखनी है, कभी परिचय में ये लिखनी है, तभी जाके आपको बेटा 5 नंबर का चाहिएगा ना, तो तभी 5 नंबर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आप लिखोगे ना, तभी आपको 5 नंबर, यहाँ पर 5 में से 5 बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर दिए गए संस्कृत में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो 2 प्रश्नों का संस्कृत में ही उत्तर दीजिएगा, 3 दिए, इनमें से 2 का उत्तर देना, ये भी आप लोगों के लिए फायदा है। उपमा अलंकार की परिभाषा पूछा जाएगा, परिभाषा उदाहरण लिखना है, छंद चौपाई लक्षण को लिखकर एक उदाहरण दीजिए, तो उसमें भी उदाहरण पूछा जाएगा, और ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या मुहावरा दिया गया, मुहावरा दिया गया, और इसमें से आपसे क्या पूछा जाएगा, 9 2 11 होना, यानी कि, और वाक्य में मतलब वो भी करवाएगा इसका, जैसे कि 9 2 11 हो जाना मतलब भाग जाना, ठीक है, भाग जाना, अंगारों पे पैर रखना मतलब मुसीबत का काम करना, ठीक है, मुसीबत का काम करना, अधजल गगरी झलकत जाए, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो आधा ज्ञान है ना, ज्ञान कम होते हुए भी ज़्यादा दिखावा करना, ठीक है, ज्ञान कम होते हुए भी ज़्यादा दिखावा करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तो इसमें मतलब स्वयं के कामों में व्यस्त रहना, ठीक है, स्वयं के कामों में व्यस्त रहना होता है। अगला आपसे पूछा जाएगा कि निबंध, ये निबंध जो है भाई 6 नंबर का आएगा, टोटली 6 नंबर का निबंध आएगा यहाँ पर। निबंध में शीर्षक और ये पूछा जाएगा, तो जैसे 4 निबंध है, इनमें से एक निबंध तैयार कर लो, मान लो प्रदूषण पर आप निबंध लिख रहे हो, तो सबसे पहले इसको प्रदूषण को तैयार कर लो। अब निबंध जब लिखोगे तो सबसे पहले आप निबंध लिख दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा निबंध, उसके बाद में आपको कुछ पॉइंट बना लें, जैसे प्रदूषण पर लिख रहे हो तो प्रदूषण हेडिंग डाल दो, प्रदूषण। अब इसके डायरेक्ट आपको प्रस्तावना नहीं करना, ऐसा नहीं करना प्रस्तावना डाल दिया और लिखने लग गए, नहीं, पहले आपको कुछ पॉइंट बनाने, जैसे प्रदूषण क्या है, उसके बाद में प्रदूषण के कारण क्या है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, प्रदूषण के नुकसान क्या है, प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, ये कुछ पॉइंट बनाने, पॉइंट 8-10 पॉइंट पहले लिख दो, फिर उसमें से एक पहला जो पॉइंट बनेगा प्रस्तावना का, तो पहले प्रस्तावना का फर्स्ट पॉइंट डाल के फिर उसमें 2-4 लाइन लिखो, और फिर जैसे कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या है, तो वो अलग अलग हेडिंग डाल के सबका आंसर आपको लिखना है, इस तरीके तक बोर्ड एग्जाम की कॉपी में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये पेपर तैयार कर लो भाई, आज ही ये पेपर वायरल हुआ है और सुबह 9 बजे ही पेपर आपका वायरल हुआ है, तो फिर से बोल रहे हैं छप गया है पेपर और 9 बजे आज ये वायरल हुआ है, तो भाई रट लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।